संस्कारी बहू के पति वीएस मोहल्ले की मॉडर्न बुढ़िया। ठंड का मौसम था। घर की छत काफी कच्ची थी। जगह जगह से ठंडी हवा घर में घुस रही थी। वहीं आरती जमीन पर थोड़ी लकड़ियों को आग लगाकर अपने हाथ गर्म कर रही थी। पूरे घर में ठंडी ही ठंडी थी। वहीं इतनी देर में मोहन भी घर आ जाता है। आरती, बाहर तो बहुत ठंड है। अच्छा है तुमने लकड़ियों में आग लगाई हुई है मेरे लिए। अब जल्दी से खाना लगा दो। पूरा दिन गुजर गया है, कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ, बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन देखो ना हमारे घर की छत कितनी कच्ची हो गई है। दिन ब दिन ठंड और बढ़ती जा रही है। मोहन, मुझे लगता है अब हम इस घर में नहीं रह सकते। तुम कोई घर देखो ना, हम दूसरे किसी घर में चले जाते हैं। हाँ माँ आरती, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हम आगे जाकर क्या करेंगे? अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं ये ड्राइवर का काम नहीं करूँगा। हाँ, ये ठीक है। इस तरह हमारी छत भी बन जाएगी और तुम्हारी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे भी कटते रहेंगे, तो हमें मसला भी नहीं होगा। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन नाश्ता करता है और फौरन ही काम पर चला जाता है। वहीं आरती अपने छोटे से घर को साफ कर रही होती है तो अचानक से छत का छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। हाय रे, ये क्या हो रहा है माँ जी? आपने देखा, ये इतना बड़ा छत का टुकड़ा नीचे गिर गया है। मैंने कल ही मोहन को बोला था कि हम घर बदल लेते हैं, पर मोहन ने मेरी बात नहीं मानी। अरे बहू, तुझे पता है कि मेरा बेटा मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। तू उसकी पत्नी है, अब तू उसका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? चल अब ये सब साफ कर दे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। मुझे बाहर से कुछ सामान लाना है, मैं ये सब साफ करके बस जा ही रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो। इतना कहकर आरती घर की सफाई करती है और बाहर से सामान लेने चली जाती है। वहीं मोहन अपनी मैडम को कार से घर ड्रॉप करता है और मौका देखते ही थोड़े पैसे उधार मांग लेता है। रात होते ही मोहन पैसे लेकर घर आता है और सारे पैसे आरती के हाथ में रख देता है। अरे मोहन, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की ना? देखो, हम ऐसे ही रह सकते हैं, पर ये चोरी के पैसों से कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ मोहन, इतने पैसे कहाँ से आए आखिर? अरे क्यों परेशान हो रही हो? ये कोई चोरी के पैसे नहीं है। मैं अपनी मैडम से थोड़े पैसे उधार मांग के लाया हूँ। और तुम्हें पता है, मैडम ने मेरी सैलरी में से भी पैसे काटने का नहीं बोला। अरे वाह, तुम्हारी मैडम तो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उनके पास बहुत पैसा है जो वो सबको ऐसे ही बांटती फिर रही हैं। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इन पैसों से हमारे घर की छत तो बन जाएगी। हाँ, इन पैसों से सब हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो और माँ को भी बोल देना खाने का, जब तक मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। नहीं, माँ जी तो खाना खाकर सो गई हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें पहले ही खाना दे दिया था। तुम बैठो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रोज की तरह मोहन अपने काम पर जाता और आरती अपने घर के सभी काम करती। देखते ही देखते घर की छत भी बन जाती है। पर मोहन और आरती अब कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, क्योंकि उस छोटे से घर में दोनों का गुजारा नहीं हो रहा था। मोहन, तुम्हें आज काम पर जाना चाहिए था। वैसे ही ये घर इतनी मुश्किल से चलता है और आज तुमने छुट्टी कर ली। अगर तुम्हारी मैडम ने पैसे काट लिए ना, तो मुझे घर चलाने में बहुत मसला होगा। मैं थक गया हूँ यार, ये रोज रोज चंद पैसे कमाकर। अब मुझसे ये छोटे काम नहीं होते। इतने वक्त से यही काम कर रहा हूँ और अभी तक इस छोटे से घर में ही हूँ। बस बहुत हुआ, मुझे ये छोटा काम नहीं करना। अरे बेटा, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुझे जितना मिला है उसमें खुश रहे। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही बहुत है। लालच करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ मोहन, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे हालात पहले ही बहुत बुरे हैं। तुम ये काम नहीं छोड़ सकते, और तुम्हारी मैडम ने अभी ही हमें पैसे दिए थे। ऐसे में काम छोड़ोगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ माँ आरती, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हम आगे जाकर क्या करेंगे? अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं ये ड्राइवर का काम नहीं करूँगा। इतना कहकर मोहन अपने काम पर जाता है। वहीं आरती और सावित्री मोहन की बात से बहुत चिंतित हो जाती हैं। मोहन अपना काम कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि शिल्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मोहन फौरन ही शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं डॉक्टर भी शिल्पा को बेड रेस्ट का बोलते हैं। फिर मोहन शिल्पा को वापस घर ले आता है। मैडम, आप रेस्ट करें, मैं आपकी दवाई लेने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप रूपा को बोल देना, वो आपके कमरे के बाहर ही खड़ी है। मोहन जी, आपको पता है ना मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में मैं कैसे अकेले रहूंगी? उस रूपा को तो आवाज लगाती रह जाती हूँ, वो इतनी देर में आती है। आप यहीं मेरे पास बैठ जाइए ना, मेरी दवाई तो कोई और भी ले आएगा। मैं तो आपका ड्राइवर हूँ, ऐसे आपके कमरे में कैसे रुक सकता हूँ? मैंने बोला ना, रूपा बाहर ही खड़ी है, वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। मुझे जाने दीजिए। मैंने तो सुना था आप बहुत अच्छे दिल के हो और एक अकेली औरत की मदद नहीं कर रहे।
ठीक है, तुम जाओ, मैं तो हमेशा से ही अकेली हूँ, अब भी अकेली ही अपना ख्याल रख लूंगी। मुझे तुमसे बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है मैडम, मैं आपके पास अभी रुक जाता हूँ, लेकिन रात में मुझे घर जाना होगा। मेरे घर में मेरी पत्नी और माँ अकेली होती हैं। नहीं नहीं मोहन जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? देखिए, मैं इतने प्यार से किसी से बात नहीं करती, लेकिन आपसे कर रही हूँ। प्लीज आज रात मेरे लिए रुक जाइए। अरे ये बुढ़िया मेरे पीछे कहाँ पड़ गई? अच्छा भला थोड़ा सा काम करके अपने घर चला जाता। अब तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो कभी मांगने पर भी पैसे नहीं देगी। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रही हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं अपनी पत्नी को कॉल करके बता देता हूँ, नहीं तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाएगी। फिर मोहन आरती को कॉल करके बता देता है कि आज वो घर नहीं आएगा। आरती भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि शिल्पा काफी उम्र की होती है। शिल्पा रात भर मोहन से अपने काम करवाती, एक पल के लिए भी मोहन को अपनी नजरों से दूर नहीं करती। शिल्पा काफी रंगीन मिजाज थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मोहन फौरन ही अपनी जान छुड़ाकर घर चला जाता है। ओहो हो आरती, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी मैडम इतनी थरकी है। इतनी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर आ रहा हूँ। रात भर मुझसे काम करवाया, 1 मिनट के लिए मुझे कमरे से जाने नहीं दे रही थी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मैडम तो बहुत बूढ़ी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगी? देखो, मुझे सब सच सच बताओ, तुम वहाँ उसकी मदद करने ही रुके थे ना? अरे आरती, मैं तो उसकी मदद करने ही रुका था। मुझे क्या पता था वो बुढ़िया इतनी रंगीन मिजाज होगी। मुझे तो लगा है वो मुझे पसंद करती है, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हें पसंद करती है? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, बस बहुत हुआ। अब से तुम उसके पास काम करने नहीं जाओगे, कोई और काम ढूंढ लो अपने लिए। मैं वहाँ तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे आरती, तुम कितनी भोली हो। मेरे दिमाग में अभी एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। वो बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती है, उसके तो कोई बच्चे भी नहीं है। अगर मैं उस औरत से शादी कर लूं तो उसके सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। क्या शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम उस औरत से शादी करोगे और मेरा क्या होगा? नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं। तुम्हें पैसे के लिए किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। यार, तुम चिंता क्यों कर रही हो? शिल्पा बहुत बूढ़ी है और उसकी अक्सर तबीयत खराब रहती है। शादी के कुछ ही समय बाद मर जाएगी वो, फिर उसका सारा पैसा हमारा हो जाएगा। नहीं मोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसे किसी के साथ नहीं देख सकती। और माँ जी के बारे में सोचा है? वो क्या बोलेंगी तुम्हें? वो कभी तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने देंगी। देखो आरती, तुम माँ की चिंता मत करो। मैं माँ को अपने मामा के घर छोड़ दूंगा। वैसे भी माँ काफी वक्त से उनके घर नहीं गई, और जब तक माँ वापस आएंगी मुझे लगता है शिल्पा जब तक मर भी जाएगी। मोहन, कहीं तुम उस शिल्पा से शादी करके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आरती भी मोहन को शिल्पा से शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब मोहन रोज काम पर जाता और शिल्पा पूरा पूरा दिन मोहन के साथ ही रहती। अब दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। शिल्पा ने भी खुद से मोहन को शादी का बोल दिया था। मोहन भी शिल्पा से शादी के लिए राजी था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन सावित्री को अपने मामा के घर छोड़ देता है और शिल्पा से शादी कर लेता है। फिर शिल्पा को अपने घर ले आता है। मोहन, तुम कितने चीप घर में रहते हो और मुझे भी इसी घर में ले आए? नहीं भाई नहीं, मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। चलो मोहन, तुम मेरे घर चलो, आज से हम दोनों वहीं रहेंगे। हाँ, पर मेरा घर भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। हमारे साथ आरती भी चलेगी, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? क्या? आरती क्यों चलेगी हमारे साथ? वो घर तो हमारा है ना, तो हम दोनों जाएंगे। आरती को यहीं रहने दो। मैं तुम्हें अब किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब तुम मेरे पति हो। अरे जान, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि आरती हमारे साथ चलेगी तो तुम्हें फ्री की नौकरानी मिल जाएगी, वरना मुझे क्या करना है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रहना। ठीक है, उसे भी ले चलेंगे साथ, पर तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। हम रोज पार्क जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजे करेंगे साथ में। फिर शिल्पा मोहन और आरती को अपने साथ घर ले जाती है। सभी ठीक चल रहा होता है। आरती पूरा पूरा दिन घर का काम करती और अकेले ही रहती। शिल्पा मोहन को 1 मिनट के लिए भी आरती के पास नहीं जाने देती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर मोहन के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। वहीं आरती भी शिल्पा से बहुत तंग आ गई थी। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी? जो करना है खुद करो। मुझे आज के बाद आवाज दी ना तो अच्छा नहीं होगा। एक तो बूढ़ी होकर मेरे पति को फंसा लिया, और अब मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है। तुम तो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझती हो। वैसे सच बताऊं ना तो तुम किसी नौकरानी से कम नहीं दिखती, और आइंदा मुझे बूढ़ी कहा ना तो खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। ये मेरे पति का घर है और मैं मोहन के साथ रहती हूँ।
तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक मैंने तुम्हारा हाल बुरा कर दिया होता। हो, तो मेरा हाल बुरा करोगी? तुम्हें तो तुम्हारा पति भी पसंद नहीं करता। देखो, मुझसे बना कर रहो। अगर तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया ना, तो मोहन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोहन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। शिल्पा और आरती की काफी बहस होती है। ये बात मोहन को पता चलती है, पर मोहन कुछ नहीं कर पाता। अब मोहन शिल्पा के साथ रोज रात में बाहर जाता और शिल्पा का बहुत ख्याल रखता। वहीं आरती बस घर में अकेली बैठी रहती। रात में शिल्पा और मोहन घर आते हैं तो चुपके से मोहन आरती के कमरे में चला जाता है। ओह मोहन, शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। देखो बस अब बहुत हुआ, ये बूढ़ी तो मर ही नहीं रही। हमें इसके घर में रहते हुए काफी वक्त हो गया है। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह इस बूढ़ी से पैसे निकलवाओ और यहाँ से चलो। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो खुद थक गया हूँ इसके साथ रहकर। जल्द ही कुछ करना होगा। अगर माँ वापस आ गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं कल ही कुछ करता हूँ। हाँ मोहन, मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़िया मरने वाली है। देखो ना कैसे तुम्हारे साथ रोज रोज बाहर घूमने जाती है। तुम कल ही कुछ करो अब, और हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर मोहन दोबारा शिल्पा के पास चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मोहन सुबह होते ही शिल्पा से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर शिल्पा हर बार मोहन की बात टालकर अपनी बातें करने लगती है। शिल्पा, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मेरी एक बात भी नहीं सुन रही हो। मुझे तो लगता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं तो पहले हर बात मान लेती थी मेरी। नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, जभी तो तुमसे शादी की है। अच्छा चलो बताओ, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। मैं ये कह रहा था कि यार मुझे ना अपना बिजनेस करना है, तो अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं ये कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा कुछ दिनों में। डार्लिंग, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम यहाँ इस घर में खुश तो हो, फिर ये बिजनेस क्यों करना है? छोड़ो ना, हमारे पास जितना है काफी है। तुम बस मेरे पास रहा करो। शिल्पा, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अब हमें सारी जिंदगी साथ रहना है, तो मैं कब तक तुमसे ही पैसे लेता रहूंगा? मेरा अपना बिजनेस होगा तो हम कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। नहीं मोहन, बिजनेस को छोड़ो, और मैं वैसे भी सब जगह घूम चुकी हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है तो बता दो, मैं टिकट बुक करवा लेती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। मैं तो बस हमारे अच्छे के लिए बोल रहा था। शिल्पा मोहन को पैसे देने से साफ मना कर देती है। अब मोहन शिल्पा से बहुत तंग आ गया था और शिल्पा के सारे पैसे लेकर भागना चाहता था। आरती भी अपना सारा सामान पैक कर लेती है और रात होते ही मोहन शिल्पा के सामान में घर की फाइल और पैसे ढूंढने लगता है। अरे आरती, यहाँ तो कोई पैसे नहीं है। ये बुढ़िया अपना सारा पैसा आखिर रखती कहाँ है? यहाँ तो कोई सोना भी नहीं है। मुझे तो लगता है इसके पास अब कुछ नहीं बचा। मोहन घर की फाइल ढूंढ ही रहा होता है कि उसे 2 एग्रीमेंट नजर आते हैं। एक तो शिल्पा की शादी का सर्टिफिकेट था और दूसरे में साफ लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी शिल्पा के पहले पति के नाम है और दोनों अपनी मर्जी से अपनी अपनी लाइफ गुजारेंगे। ये सब देखकर मोहन के तो पैरों से जमीन निकल जाती है। थोड़ी ही देर में शिल्पा भी उठ जाती है। मोहन, तुम मेरे सामान में क्या कर रहे थे और ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कैसे आया? जरूर ये आरती हमारे पैसे चोरी करने आई होगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, इसे हम अपने साथ नहीं रखेंगे। अरे बस चुप हो जा बुढ़िया, कितना बोलती है गरीब औरत। तेरे नाम तो कुछ भी नहीं है और तूने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तेरा पहला पति जिंदा है। तू मुझे धोखा दे रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की थी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुझ जैसी बुढ़िया से प्यार करूंगा मैं? तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। अब तेरे पास तो है नहीं और अब मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें अच्छा समझा, पर तुम तो एक लालची इंसान हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी। मैं तुम्हें अब यहाँ देखना भी नहीं चाहती। तुम्हारी यही औकात है कि उस चीप से घर में रहो। मोहन को शिल्पा के बारे में सब पता चल जाता है और शिल्पा भी मोहन को अपने घर से निकाल देती है। फिर मोहन और आरती अपने उसी छोटे से घर में चले जाते हैं और मोहन एक छोटी सी दुकान में काम करने लगता है और सावित्री भी वापस मोहन के घर आ जाती है। पति गया अमेरिका और बहू फंस गई बुरी नजर वाले ससुर के साथ। हाय रे, इस बूढ़े को तो देखो कैसे चश्मा लगाकर मुझे देख रहा है। दिल तो कर रहा है इसे अभी घर से निकाल दूं, पर क्या करूं? राघव की वजह से मजबूर हूं। राघव को कुछ बताऊं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते। महेश मोहिनी का ससुर है, पर मोहिनी अपने ससुर को ऐसे ठरकी क्यों बोल रही है? क्या वो सच में ठरकी है? चलिए आगे कहानी में जानते हैं। आहा, तुम पागल हो? तुम्हें नजर नहीं आता इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रोड पर निकल गए हो पर चलानी नहीं आती? तुम बड़े लोगों का यही मसला होता है, किसी को आता जाता नहीं देखते, बस रोड पर गाड़ी चलानी होती है। अरे आप गुस्सा मत करें, मैं तो ठीक ही चला रहा था गाड़ी। आप ही रोड पर अचानक से आ गई। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? चलें, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ।
नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी घर खुद जा सकती हूँ, लेकिन आगे से देख कर गाड़ी चलाना, कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह किसी और को भी अपनी गाड़ी से ठोक दो। अब आपने कह दिया है ना, तो आगे से गाड़ी देखकर ही चलाऊंगा मैडम। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको घर छोड़ देता तो मुझे खुशी होती। मोहिनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राघव तो जैसे मोहिनी को देख पागल ही हो गया था। फिर राघव भी अपनी कार लेकर अपने घर चला जाता है। रात में लेटे लेटे राघव बस मोहिनी के बारे में ही सोच रहा होता है। वाह वाह, क्या लड़की थी यार, मेरा तो उस पर दिल ही आ गया। न जाने कहाँ रहती होगी, और मैं पागल उसका नाम तक नहीं पूछा। बस एक बार और मिल जाए, उसके बारे में हर एक एक चीज पूछ लूंगा। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। ऐसे रात में अगर गिर गए तो हॉस्पिटल ले जाने में भी मसला होगा। बताओ क्या काम है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं था, बस पानी पीने उठा था। लेकिन तू अभी तक क्यों जाग रहा है? कल तुझे ऑफिस भी जाना है। चल सो जा अब जल्दी से, नहीं तो सुबह आंख नहीं खुलेगी। फिर राघव मोहिनी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होते ही महेश और राघव साथ में नाश्ता करते हैं। फिर राघव अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं महेश घर में अकेला रहता था और वो देख भी नहीं सकता था, तो घर का सभी काम नौकर करते थे। हाय शांति, अगर तुम आज जिंदा होती तो मुझे इस तरह नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ता। अब तो लगता है राघव की शादी करवानी ही पड़ेगी। रोज रोज ये नौकरों के हाथ का खाना खाकर थक गया हूँ। शाम होते ही राघव उसी रोड पर मोहिनी का बहुत इंतजार करता है, पर मोहिनी नहीं आती। थककर राघव घर आ जाता है। महेश भी राघव को शादी के लिए बोल देता है। अब तो राघव बहुत खुश था कि उसकी शादी मोहिनी से हो सकती है, बस मोहिनी मान जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राघव लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहीं उसे मोहिनी भी नजर आ जाती है। राघव फौरन ही मोहिनी के पास जाता है। हेलो जी, आप यहाँ हैं? आपको पता है मैं आपका उस रोड पर कितना इंतजार करता हूँ, बस आपका ये हसीन चेहरा देखने के लिए। पर आप हो कि एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, और तो और अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। देखिए, मेरा नाम मोहिनी है और आप मेरे साथ फ्लर्ट मत करें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे अरे, आपको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आपसे शादी हो जाए। देखिए, मना मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। आप मुझे शादी का बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? नहीं, आप जैसे लड़के बहुत बुरे होते हैं। मुझे नहीं करनी आपसे कोई शादी। आप मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा ठीक है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी, पर आप मेरा नंबर ले लो। अगर दिल करे तो मुझे मैसेज कर देना 1 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर राघव अपना नंबर मोहिनी को देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी भी अब राघव को पसंद करने लगी थी। कुछ ही समय में दोनों की काफी अच्छी बात हो जाती है। राघव भी महेश को मोहिनी के बारे में सब बता देता है, पर मोहिनी का कोई नहीं होता, वो बस एक हॉस्टल में रहती थी। ऐसे ही दोनों मिलकर सभी शादी की तैयारियां कर लेते हैं और कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। वाह राघव, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। इतने बड़े घर में तुम और पापा जी अकेले रहते हो? बेचारे पापा जी तो घर में कितना बोर होते होंगे अकेले। हाँ मोहिनी, क्या कर सकते हैं अब। मेरी माँ भी इतनी जल्दी गुजर गई, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि पिताजी के साथ बैठूं। पर अब तुम आ गई हो ना, तो पिताजी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, और जो तुमने इतने नौकर रखे हुए हैं ना, मैं इन सबको निकाल दूंगी। मैं अपना घर खुद संभालना चाहती हूँ, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पापा जी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहिनी सभी के लिए नाश्ता बनाती है। राघव नाश्ता करते ही ऑफिस चला जाता है। वहीं मोहिनी किचन में काम कर रही होती है, तो महेश देख तो सकता नहीं, तो मोहिनी से जाकर टकरा जाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो पापा जी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आप ये किचन में क्या कर रहे हो? आपको नजर नहीं आता? अभी मेरे हाथ से ये जूस का ग्लास गिर जाता तो? अरे मुझे माफ करना बहू, वो मैं अपने कमरे में जा रहा था, गलती से किचन में आ गया। तुम अपना काम करो, मैं बस जा ही रहा हूँ। पापा जी ध्यान रखा करो ना, अभी गिलास गिर के टूट जाता। खैर, मैं बाहर से सामान लेने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो, वापस आते हुए लेती हुई आऊंगी। इतना कहकर मोहिनी बाजार से सामान लेने चली जाती है। महेश भी अपने रूम में चला जाता है। फिर मोहिनी घर आकर अच्छा सा खाना बनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। राघव भी घर आ जाता है। फिर मोहिनी राघव और महेश को अपने हाथ का बना अच्छा सा खाना देती है। अरे वाह वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना अच्छा खाना बनाया है, सच में नौकरों के हाथ में तो बिल्कुल जायका नहीं होता। अब से मेरे लिए तो तू ही खाना बनाना। हाँ मोहिनी, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी नौकरों के हाथ का खाना खाकर थक गया हूँ, और आज खाना तो बहुत ही अच्छा, दिल ही नहीं कर रहा टेबल से उठने का। थैंक्स पापा जी। राघव, आप दोनों चिंता मत करो,
मैं ही आज से खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मैंने तो सभी नौकरों को काम से निकाल दिया है ना। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अब रोज मोहिनी ही सारा घर का काम करती। राघव और महेश अब बहुत खुश थे कि उनके घर को मोहिनी ने काफी अच्छे से संभाल लिया था। पर मोहिनी को अब तक ये बात नहीं पता थी कि महेश देख नहीं सकता। वहीं मोहिनी महेश का रूम साफ कर रही होती है तो महेश गलती से टॉवल की जगह मोहिनी के पल्लू से अपना हाथ और मुंह साफ कर लेता है। हाय रे, ये पापा जी क्या बुढ़ापे में पागल हो गए हो? इतना भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ? कोई बहू के साथ ऐसा करता है क्या? मुझे तो तुम शक्ल से ही ठरकी लगते हो। अरे ये कैसे हो गया? नहीं बहू, नहीं, मैं तो बस अपना हाथ और मुंह तौलिया से साफ कर रहा था। मुझे पता नहीं चला कि ये तुम्हारा पल्लू है। मुझे माफ कर दो बहू। अरे हटो पीछे पापा जी, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। क्यों मुझे हर वक्त तंग करते रहते हो? आगे से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो राघव को सब बता दूंगी। फिर मोहिनी गुस्से में किचन में चली जाती है। रात होते ही राघव घर आता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोहिनी राघव को सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर राघव ऑफिस में इतना थक गया था कि कोई बात सुने बगैर ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी अब महेश की वजह से बहुत परेशान थी। मोहिनी यार, मुझे कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। ऑफिस का कुछ काम है, तो तुम मेरी पैकिंग कर दो। मैं कल ऑफिस से आते ही निकल जाऊंगा। और हाँ, मेरे 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा ही लग देना, क्या पता और टाइम लग जाए मुझे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर लंदन जा रहे हो? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। कल मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि कभी अकेली नहीं रही हो। और पिताजी हैं घर में, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। हम अगली बार साथ जाएंगे, पर अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? राघव, मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती। बस बहुत हुआ। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, या तो मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। क्यों मुझसे फजूल में बहस कर रही हो? और तुम्हें मेरे पिताजी से क्या मसला है? वो तो तुम्हें कुछ बोलते भी नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। यहीं रहकर पिताजी का ध्यान रखो। मोहिनी राघव को कुछ बताती इस पहले ही राघव गुस्से में आकर घर से ऑफिस चला जाता है। फिर मोहिनी डरते डरते पूरे घर का काम कर रही होती है। महेश भी अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेता है ताकि मोहिनी को ये न लगे कि महेश उसे ही देख रहा है। ये सही है, अब बहू को ये नहीं लगेगा कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। मैंने कितनी बार बहू को बताने की कोशिश की है, पर बहू है कि गुस्से में मेरी एक बात भी नहीं सुनती। हाय रे, इस बूढ़े को तो देखो कैसे चश्मा लगाकर मुझे देख रहा है। दिल तो कर रहा है इसे अभी घर से निकाल दूं, पर क्या करूं? राघव की वजह से मजबूर हूं। राघव को कुछ बताऊं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते। फिर मोहिनी घर की सफाई करके फौरन ही अपने रूम में चली जाती है। रात में राघव भी घर आ जाता है। राघव मोहिनी की बात पर बहुत गुस्सा था तो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। सुबह होते ही राघव अपने साथ ही बैग ले जाता है और ऑफिस से ही लंदन चला जाता है। वहीं अब मोहिनी घर में बिल्कुल अकेली थी तो अपना डर दूर करने के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। अरे आज मेरी कैसे याद आ गई तुझे? जब से तेरी शादी हुई है मुझे तो तू भूल ही गई है। जरूर मुझसे कोई काम होगा, वरना हमें कहाँ याद करोगी तुम। यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो राघव से शादी करके फंस गई हूँ। तुझे पता है राघव के पिताजी बहुत ठरकी हैं। एक बार तो बूढ़े ने मेरी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ही साफ कर लिया था। अब तो राघव भी लंदन गए हुए हैं। न जाने क्या चल रहा होगा बूढ़े के दिमाग में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तेरा ससुर इतना ठरकी है तो तूने अपने पति को क्यों नहीं बताया? अगर तुझे अपने घर में नहीं रहना तो तू यहाँ मेरे घर आ जा। मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ। यार मैंने बहुत कोशिश की थी राघव को बताने की, पर राघव मेरी बात ही नहीं सुनते और राघव ने मुझे कहीं भी जाने से मना कर दिया। बोल रहे थे पिताजी का ख्याल रखो। दोनों काफी देर तक बातें करती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। मोहिनी महेश के लिए टेबल पर खाना लगा देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। महेश भी खाना खाकर अपने रूम में जाने लगता है तो भलती से महेश मोहिनी के रूम में आ जाता है। महेश को अपने रूम में देखकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में नॉक करके होते हैं? अभी चले जाओ यहाँ से। अच्छे से जानती हूँ आपका बेटा बाहर गया तो मुझे तंग करने आए हो। मुझे माफ करना बहू, असल में तुम्हारे कमरे के बराबर में ही मेरा कमरा है, इसलिए मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। मैं अभी वापस चला जाता हूँ। जब से इस घर में आई हूँ आपसे कुछ ज्यादा ही गलतियाँ नहीं हो रही, या जानबूझकर मेरे रूम में आई हो? आप जैसे बहुत ठरकी बूढ़े देखे हैं मैंने। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इस उम्र में गलतियाँ हो जाती हैं और मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता। असल में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनी। अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो शोर कर करके सभी मोहल्ले वालों को घर बुला लूंगी। फिर देते रहना सभी को जवाब। महेश मोहिनी की बात सुनकर बहुत डर जाता है और फौरन रूम से बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है पर मोहिनी महेश को नाश्ता बनाकर नहीं देती।
महेश भी आर्ट की बात से बहुत परेशान था, तो वो भी मोहिनी को कुछ नहीं बोलता। वहीं मोहिनी राघव को कॉल करके सब बताने लगती है। राघव, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे यहाँ अकेले मत छोड़कर जाओ। कल तुम्हारे पिताजी मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गए थे। उनकी ये हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बोल रही हो पिताजी के बारे में? आइंदा अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप मेरे पिताजी का ख्याल रखो बस। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती राघव? तुम्हारे पिताजी बहुत ठरकी हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुमसे ऐसी बात झूठ बोलूंगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने पास बुला लो। मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आया हूँ, घूमने नहीं। अपने गंदे दिमाग को थोड़ा साफ करो तो तुम्हें लोग भी अच्छे लगेंगे। अब दोबारा मुझे फोन कर तंग मत करना। इतना कहकर राघव कॉल काट देता है। मोहिनी बहुत परेशान होती है कि अकेले वो महेश के साथ कैसे रहे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राघव का भी ऑफिस का काम खत्म होने वाला था। वहीं मोहिनी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है तो महेश सोफे पर लेटने लगता है। महेश मोहिनी की गोद को तकिया समझकर मोहिनी की गोद में लेट जाता है। हाय रे पापा जी, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? कितनी बार राघव को बोला है कि मुझे अपने पास बुला लो, पर वो मेरी एक नहीं सुनते। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ सोफे पर लेटने आया था। तुम यहाँ बैठी हो, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से, तुम यहीं बैठी रहो। नहीं नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है। अब देखो कैसे पूरे मोहल्ले में शोर कर करके सबको जमा करती हूँ। आखिर सबको पता तो चले कि ये बूढ़ा कितना ठरकी है। मोहिनी महेश की एक बात नहीं सुनती और शोर कर करके पूरे मोहल्ले को जमा कर लेती है। मोहिनी सभी मोहल्ले वालों को सारी बात बताती है। अभी सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और महेश को बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। अरे भाई महेश, तू अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेता। बाहर तो बड़ा शरीफ बन के आता है और घर में अपनी बहू को तंग करता है। अरे तुझ जैसे आदमी को तो पुलिस में दे देना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो भाई आप। एक अकेली औरत देखी नहीं कि उसे तंग करने लगा। अरे आने दो राघव बेटा को, बताऊंगी कि उसका बाप कितना ठरकी है, अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। अरे आप सब तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। बहू को गलतफहमी हुई है। अगर बहू मेरी पूरी बात सुन लेती तो आज ये सब ना होता। आप सब गलत समझ रहे हो। हम सब जो देख रहे हैं वही सच है। तुम जैसे बूढ़े मैंने बहुत देखे हैं। माँ भी अब चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब सभी मोहल्ले वाले महेश को बातें सुना रहे थे तो उसी वक्त राघव लंदन से वापस घर आ जाता है। फिर मोहिनी सारी बात राघव को बताती है, पर राघव को मोहिनी पर बहुत गुस्सा आता है और राघव मोहिनी को बताता है कि महेश बचपन से ही देख नहीं सकता था। क्या पापा जी देख नहीं सकते? पर राघव, तुमने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई और पापा जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ऐसा सब क्यों करती? मुझे लगा था कि तुम पूरे दिन पिताजी के साथ रहती हो तो तुम्हें ये सब पता होगा, पर तुम्हारे दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। आज तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरे पिताजी की कितनी बेइज्जती हुई है। पापा जी, आप मुझे माफ कर दें। मुझे ये बात नहीं पता थी कि आप देख नहीं सकते। आपने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, पर मैं ही पागल थी, आपकी एक बात भी नहीं सुनी। आप मुझे एक बार माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे भी तो नहीं पता था ना कि मैं देख नहीं सकता। अब जो हुआ भूल जाओ। चलो घर में चलते हैं। वैसे ही लोगों को बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। मोहिनी को भी अब पता चल जाता है कि महेश देख नहीं सकता। दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। राघव भी लंदन से घर आ गया था। अब सब ठीक हो जाता है। मोहिनी रोज राघव और महेश के अच्छे अच्छे खाने बनाती और सभी साथ में खुश रहते।